हाय एवरीवन। हेलो। हाय एवरीवन। हेलो। आई एम ऑडिबल। Yes. So hi everyone. So did you go through the yesterday's lecture? Any questions on the yesterday's lecture? हेलो। Yes. Yes. सर, जो कल आपने पढ़ाया ना, अ, हाँ। उसके कुछ एक दो एग्जांपल लेके समझाएंगे तो और इजी होगा। एग्जाम्पल्स। पहले मैं आज बाकी दोनों टॉपिक खत्म कर देता हूँ। क्यू और जो हमारा शेड्यूल पे बचा है। ठीक है ना, आज हम वो वाले लेक्चर खत्म करेंगे। फिर आप चाहो तो मैं कल की क्लास में दो तीन क्वेश्चन चारों टॉपिक के लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? ये सब। ठीक है, तो कल हमने बैच एपेक्स और फ्यूचर एपेक्स देखा था इन द एसिंक्रोनस पार्ट। ओके। तो टुडे we'll look into this क्यू एपेक्स एंड देन शेड्यूल एपेक्स। ठीक है। आज हम ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। और ये दो टॉपिक में तो जितना भी टाइम लगे, अगर जल्दी होगा तो ठीक है, वरना टाइम लगा तो ठीक है, पर यही दो टॉपिक्स आज हमें कवर करने। तो अब देखो, क्यू एपेक्स क्या होता है आपका। क्यू एपेक्स आपका सुपर सेट है उसका फ्यूचर एपेक्स। ठीक है ना, एक्चुअली फ्यूचर एपेक्स आपका क्या होता है, जो भी काम आप मतलब फ्यूचर एपेक्स से करते हो वो सारे काम आप क्यू एपेक्स से भी कर सकते हो। दीज आर द अल्टरनेटिव्स ऑफ ईच अदर। ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब मेथड। वो मैं भी आपको जब रन करूंगा अपना कोड तब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लिखते हैं। और इसके अंदर जैसे हम बैच एपेक्स में एग्जीक्यूट मेथड बनाते थे ना, उसी तरीके से इसमें भी एग्जीक्यूट मेथड बनता है।
ठीक है। जैसे इसका सिंटेक्स होता है, पब्लिक क्लास है, ठीक है ना, पब्लिक क्लास उसका नेम, इम्प्लीमेंट्स क्यूएबल, आपको ये लिखना पड़ता है इम्प्लीमेंट्स क्यूएबल इसके अंदर। ओके। फिर इसके अंदर मेथड बनेगा, इसके अंदर आपको ये लिखना पड़ता है क्यूएबल कंटेक्स्ट। इस जैसे हम बैच एपेक्स में बैचेबल कंटेक्स्ट के एक वेरिएबल बनाते थे ना, इफ यू रिमेम्बर, डेटाबेस तो बैचेबल कंटेक्स्ट के एक वेरिएबल बनता था आपका, पैरामीटर। जैसे हमारे उसके अंदर इसमें बनता है क्यूएबल कंटेक्स्ट के एक वेरिएबल बनता है, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कंटेक्स्ट की जगह क्यू सी कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर ही। तो देखो इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल लिया है, हम क्या कर रहे हैं, लेट मी गो इनटू माय ऑल एंड शो यू। तो
हेलो सर। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ सर। हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक आ रही है। Yes. Hello, I'm audible now. यस सर। Yes, Ritik, now it is clear. Okay, Whatever not you a problem. explained, we didn't get anything because I thought it was related to there is some problem with my network because I tried logging in and logging out multiple times, but the issue was same. Okay, So I didn't okay, get okay, not anything. a So problem. please, can you explain from the beginning? Yeah, sure, not a problem. So see, Q apex आपका क्या होता है? From starting I will explain you. ये आपका अल्टरनेटिव है टू द फ्यूचर एपेक्स, ठीक है ना? इसको हम जब एग्जीक्यूट करना होता है तब हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट एन की जॉब मेथड। ये मैं भी आपको आगे जाके समझाऊंगा ये हम कहाँ पे लिखते हैं। सिस्टम डॉट एन की जॉब, ओके। और इसके अंदर बैच एपेक्स में जैसे हम करते थे ना, एग्जीक्यूट मेथड बनाते थे। वी वी मेक एग्जीक्यूट मेथड इन द बैच एपेक्स। उसी तरीके से आपको इसमें भी एक एग्जीक्यूट मेथड बनाना होता है। और आपको याद होगा, और हम बैच एपेक्स में जैसे इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस तो बैचेबल करते थे, करेक्ट? वैसे इसके अंदर आपको करना पड़ता है इम्प्लीमेंट्स क्यूएबल। और उसमें हम बनाते थे डेटाबेस तो बैचेबल कंटेक्स्ट का एक वेरिएबल इनसाइड आर मेथड पैरामीटर्स, ठीक है? तो इसके अंदर आप बनाते हैं क्यूएबल कंटेक्स्ट का वेरिएबल, ठीक है? तो अब अगर मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ तो हम इसमें पता है करना क्या चाहते हैं। जितने भी आपके अकाउंट के रिकॉर्ड्स हैं, लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। जितने भी आपके अकाउंट के रिकॉर्ड्स हैं आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ओके। तो हर एक अकाउंट के रिकॉर्ड के अंदर एक ही फील्ड है पेरेंट अकाउंट आईडी करके, करेक्ट? हेलो?
यस ऋतिक। हम इस हर एक अकाउंट के रिकॉर्ड के अंदर पेरेंट, इस वाले अकाउंट की आईडी पास करना चाहता हूँ। पेरेंट अकाउंट फील्ड के अंदर इस पर्टिकुलर अकाउंट की आईडी पास करना चाहता हूँ मैं, ऑन दिस फील्ड, पेरेंट अकाउंट आईडी फील्ड के अंदर। ये कस्टम फील्ड है क्या ये पेरेंट अकाउंट? नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड फील्ड है पेरेंट अकाउंट। तो इसमें क्या वैल्यू जाती है, मतलब जब हम ये रिकॉर्ड के अकाउंट के साथ लुकअप फील्ड है, तो इसमें अकाउंट की आईडी पास होती है। अकाउंट? नहीं मैं तो समझा नहीं लेकिन ये अकाउंट का ही, अकाउंट का रिकॉर्ड है ना ये? हाँ हाँ हाँ, तो सेल्फ रिलेशनशिप होता है अकाउंट का अकाउंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे अगर लेट मी गो एंड शो यू दिस फील्ड, एडिट ऑब्जेक्ट, ओके। ठीक है, इधर से अगर मैं सर्च करता हूँ वाली फील्ड पेरेंट अकाउंट, सी, पेरेंट अकाउंट एक हायरार्की फील्ड होती है। हायरार्की इज नथिंग बट, जैसे मैंने आपको, जब हम रिलेशनशिप्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था हायरार्की इज नथिंग बट द सेल्फ रिलेशनशिप फील्ड। तो इसके अंदर मतलब पेरेंट अकाउंट के अंदर पेरेंट आईडी फील्ड जिसके एपीआई नेम है, इस फील्ड के अंदर आप अकाउंट का ही आईडी पास करोगे। किसी भी एक अकाउंट रिकॉर्ड की आईडी पास होती है यहाँ पे। मतलब अगर इसको मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आप कोई सा भी अकाउंट नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सो इन बैक एंड इन दिस फील्ड जो भी इधर से अकाउंट आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा TCS12, ठीक है। इन बैक एंड पता है इसमें क्या वैल्यू स्टोर हो रही है? इसके अंदर TCS12 का जो अकाउंट रिकॉर्ड है उसकी जो आईडी होगी वो स्टोर होती है इसके अंदर। यूआई पे चाहे आपको इसका नेम दिख रहा है, पर in backend in this field the ID has been stored. Let me show you once. अरे यार, इसके कैसे चलेगा? ठीक है, तो अब अगर मैं क्वेरी करके ये वाला अकाउंट रिकॉर्ड मंगवाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल select ID कॉमा पेरेंट ID फ्रॉम अकाउंट, ठीक है, वेयर नेम इक्वल्स टू, इसका नेम क्या था, RCS12। ठीक है, अगर मैं एक बार लिखता हूँ तो देखो, इधर देख रहे हो आईडी के अंदर हमें यूआई पे क्या दिख रहा है, अकाउंट का नेम दिख रहा है, करेक्ट। पर इधर क्या है आपके पास, आईडी आ रही है। और अगर मैं इस आईडी को ओपन करता हूँ, शो व्यू इन सेल्स फोर्स करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके, तो देखो क्या शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे TCS12 वाला अकाउंट रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब आप समझ गए कि इधर क्या हो रहा है। तो ऋतिक ये आईडी में भी तो सेम ही वैल्यू स्टोर होती है ना, जो एक फील्ड आपने ली है? जो आईडी फील्ड आपने हमने बनाई है, मतलब ये जो आईडी इस आईडी में स्टोर होती है, जो इस रिकॉर्ड पे आप वर्क कर रहे हो उसकी आईडी, ओके। पेरेंट अकाउंट में अपनी आईडी स्टोर नहीं होती, दूसरे किसी अकाउंट रिकॉर्ड की आईडी स्टोर होगी इसके अंदर। गॉट इट? आईडी फील्ड तो हर एक रिकॉर्ड के लिए अलग से बनेगा ही बनेगा, ओके। सो आईडी फील्ड तो हमेशा यूनिक रहेगी, आईडी फील्ड के अंदर वैल्यू हर एक रिकॉर्ड के लिए। पर पेरेंट आईडी फील्ड, it's not mandatory that it would be unique for each and every record. It could be same for all the records also. Getting my point? देखो ये पेरेंट आईडी का ना क्या है आपका, टू बी फ्रैंक, पेरेंट आईडी के अंदर एक पेरेंट अकाउंट कौन है, मतलब कि अगर एक अकाउंट ए है, ए का चाइल्ड अकाउंट्स कितने हैं? ए का चाइल्ड बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो ये सब ए के चाइल्ड हैं। तो इधर
इन सबके पेरेंट अकाउंट आईडी फील्ड के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, अकाउंट ए की आईडी स्टोर होगी। और उनकी आईडी फील्ड में जो स्टोर होगी वैल्यू, अगर बी की आईडी फील्ड में बी की आईडी स्टोर होगी, सी की आईडी फील्ड के अंदर सी की आईडी स्टोर होगी, डी के अंदर डी की आईडी स्टोर होगी। पर पेरेंट आईडी में अकाउंट ए की आईडी स्टोर होगी इन तीनों के लिए। गॉट इट? तो ऋतिक इसके लिए लुकअप होना जरूरी है, लुकअप रिलेशनशिप होना जरूरी है। सेल्फ आपका हायरार्की जो होता है इज अ सेल्फ रिलेशनशिप, और जो कि लुकअप होता है आपका बाय डिफॉल्ट हमेशा ही। क्योंकि इस फील्ड में वैल्यू डालना ना डालना आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है ना, कंपलसरी तो है नहीं कि पेरेंट अकाउंट आपको हमेशा ही मेंशन करना है। अगर ये मास्टर डिटेल होता तो इस फील्ड में वैल्यू डालना आपके लिए कंपलसरी होता। करेक्ट? यस। तो इसलिए इसलिए मैंने कहा कि ये लुकअप टाइप का रिलेशनशिप। तो समझ गए पेरेंट अकाउंट में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है सब लोग? ओके, तो मतलब अपने से बताया अभी ये जो पेरेंट अकाउंट है, ये हाँ, एक ही पेरेंट रिकॉर्ड हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को दे सकते हैं, मतलब असाइन कर सकते करेक्ट, करेक्ट। हैं। ठीक है, तो अब मैं हर एक रिकॉर्ड के लिए ये वाली फील्ड अपडेट करूंगा। ओके, पेरेंट अकाउंट फील्ड। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, और उसी के साथ साथ हर एक अकाउंट रिकॉर्ड के लिए मैं ये तीनों फील्ड को भी अपडेट करूंगा। ये एस एल ए सीरियल नंबर, एस एल एक्सपायरेशन डेट। ठीक है, ये तीनों फील्ड भी अपडेट करूंगा फॉर ऑल द अकाउंट रिकॉर्ड्स। दिस इज व्हाट आवर टास्क इज, जो हमें अचीव करने यूजिंग दिस क्यू एपेक्स। तो अब इस मैंने क्या करा, सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, प्राइवेट लिस्ट ऑफ अकाउंट। इसमें हमने प्राइवेट क्यों बनाई, क्योंकि ये जो लिस्ट मेरे को यूज करनी है, आई वांट टू यूज इट विद इन दिस क्लास ओनली। इसको मैं इस क्लास के बाहर यूज नहीं करूंगा, तो इसलिए मैंने इसको प्राइवेट टाइप की लिस्ट बनाई। ठीक है ना? और फिर एक प्राइवेट टाइप का ऐसे एक और वैल्यू बनाया जिसको नाम दिया मैंने पेरेंट आईडी करके। ओके, फिर अगर आप एक ऐसा मेथड बनाते हो जिसके अंदर आप ना तो स्टैटिक लिखते हो ना कोई रिटर्न टाइप लिखते हो, और उसका जो नेम है इज सेम एज द व्हाट डू यू से क्लास नेम, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे जिसके अंदर दो चीजें पास करी, एक अकाउंट लिस्ट, ओके, और एक पेरेंट अकाउंट आईडी नाम का वेरिएबल। ठीक है, जो इसके अंदर आईडी है। ठीक है, और उसका मैंने क्या करा, इस लाइन का जो मतलब होता है दिस डॉट ए सी सी लिस्ट इक्वल्स टू ACCS, मतलब क्या है, जो आपने ऊपर जो वैल्यू बनाया ना ACC लिस्ट के अंदर आपने वैल्यू डाल दी, इधर से जो पैरामीटर में जो अकाउंट लिस्ट पास करो वो पास कर दी। फिर ऐसे ही पेरेंट आईडी जो ऊपर वैल्यू बनाया था उसके अंदर मैंने इस वाले वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है आपका। तो यहाँ से लेके 1 से लेके 7th लाइन तक समझ में आ गया आपको? तो ऋतिक ये प्राइवेट ही क्यों लिया है, मैं पब्लिक यहाँ पे नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो, मतलब मेरे को इसी मेथड का यूज करना था इसलिए करा था, पर तो चाहो तो आप इसको पब्लिक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये थर्ड लाइन पे क्या किया ऋतिक, ये समझाने क्या है? ये मैंने एक वेरिएबल बनाया ऑफ टाइप आईडी, जिसका नाम दिया पेरेंट आईडी। जैसे आप इंटीजर का कोई वेरिएबल बनाते हो, या फिर आईडी टाइप का, या फिर आप स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हो, उसी तरीके से आईडी टाइप का वेरिएबल बनाया है अभी यहाँ तो, पे। तो इसको पब्लिक क्यों दिया है, मतलब ये ऐसे लिख सकते थे ना, हम लोग इंटीजर अगर डिफाइन कर देते, इंटीजर आई ऐसा डिफाइन करते हैं वो ना। मेथड के अंदर करते थे ना, पर ये अभी किसी मेथड के अंदर नहीं है। तो जब भी आप किसी क्लास का कोई वेरिएबल बनाते हो ना, तो आपको उसको ये वो देना पड़ता है, तो पब्लिक दो प्राइवेट दो, कुछ देना पड़ेगा उससे पहले आप। अगर नहीं यस, लिखेंगे तो इधर एरर आएगा क्या? यस, यस, इफ आई कैन शो यू। ठीक है,
इसको सेव करता हूँ। हम्म, अभी आ रहा। सर यस। सर आई थिंक हम मतलब डीफ नहीं भी लगाएंगे ना, एसीसी लिस्ट इक्वल टू एसीसीएस और पेरेंट आईडी इक्वल टू पेरेंट आई। हाँ हाँ, दिस नहीं भी लगाओ तब भी चलेगा आपका, हाँ करेक्ट। हाँ। ठीक है, पर बस मेरे को दिस समझाना था आपको, दिस कीवर्ड। ओके, कि ओके। अगर आपको कभी क्लास का कोई वेरिएबल यूज करना होता है ना, तो आप दिस लगाते हो। और ये दिस का मेन यूज कब आता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस पैरामीटर के अंदर भी इस वेरिएबल का नाम दिया होता है दिस, सॉरी एसीसी लिस्ट, ओके, तब आपका ये यूज में आता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखना है तब आपका एक काफी हद तक यूज में आती है लाइन दिस कीवर्ड मोस्टली। इसके तब यूज करते हैं जब दो वेरिएबल आपके सेम नेम के हैं। ओके, इधर भी एसीसी लिस्ट है, इधर भी एसीसी लिस्ट है। तो आप डिफरेंशिएट करना कि कौन सा आपका ऊपर वाले एसीसी लिस्ट है और कौन सा आपकी ये वाला एसीसी लिस्ट है। तो उस टाइम के लिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। जिसके आगे भी आप दिस लगाओगे वो होता है आपका क्लास का वेरिएबल, जिसके आगे दिस नहीं लगा वो होता है आपका पैरामीटर वाले एसीसी लिस्ट। ठीक है, ये आपका डिफरेंस होता है दिस कीवर्ड लगाने का। पर इधर जैसे मैंने इसको एसीसी एस ही करा था यहाँ पे। ओके, इधर एसीसी एस कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिस नहीं भी लगाऊंगा ना, इफ आई एम नॉट पुटिंग दिस हेयर एंड आई एम मूविंग दिस फ्रॉम हियर आल्सो, देन आल्सो दिस इज फाइन, क्योंकि वेरिएबल का नेम ऑलरेडी ही डिफरेंट है आपके। अंडरस्टूड? दिस का फायदा क्या था? तो वेरिएबल नेम सेम है तभी हम ये यस, यूज करना दिस पड़ता है। लगाना पड़ता है आपको, करेक्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो ये दो दो मेथड हमने क्यों लिखे हैं? Okay. हाँ देखो, इसमें हमने अभी इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। ओके, तो अब हमें एक एसीसी लिस्ट मिल गई यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इस एग्जीक्यूट के अंदर, हम एग्जीक्यूट मेथड आपका कंपलसरी होता है। whenever you are implementing this QA, एग्जीक्यूट मेथड लिखना आपके लिए कंपलसरी है। अब मैं जो इधर जो लिस्ट बनी हमारी एसीसी लिस्ट करके, उस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करूंगा। ओके, फॉर अकाउंट, जैसे नॉर्मली करते हैं एसीसी एसीसी लिस्ट, इस लिस्ट के ऊपर हमने आइटरेट करा। ओके, तो उस लिस्ट के लिए हमने क्या करेंगे, acc डॉट पेरेंट आईडी इक्वल्स टू, इधर लिख दूंगा मैं दिस डॉट पेरेंट आईडी। क्यों? क्योंकि इधर दो दो बार आ रहा है पेरेंट आईडी हमारे पास सेम नाम से, तो इसलिए मैंने दिस डॉट पेरेंट आईडी कर दिया। और फिर acc डॉट, वो तीनों फील्ड किस नाम से होती हैं आपकी, एक चाहिए मेरे को, ऐसे सर्च करना। इसके अंदर वैल्यू डलवा रहा हूँ मैं, कोल्ड। तो टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे इफ नॉट acc लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, की वो लिस्ट आपकी एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं होगी हमारी, तो हम इस लिस्ट को अपडेट करेंगे, अपडेट acc लिस्ट।
एक सेकंड, फिर सर यस। सर लाइन नंबर 10 पे शायद दिस का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज वो तो करंट क्लास के वेरिएबल को लेता है, तो उधर तो नहीं है हमारे पास। क्यों, ये है तो सही पेरेंट आईडी। न, वो तो ऊपर है ना। इस क्लास का वेरिएबल ही तो है, क्लास का नहीं तो मेथड है ये। ओके। Function तो मैं उसमें normal लिखता हूँ तो क्या है तेरा। Give me a second. ACC लिस्ट पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। Example. मैं तो 1 मिनट देना, 1 मिनट देना। कुछ नहीं, बस एक्चुअली जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ना इधर, इसमें स्क्रीन विजिबल। ठीक है, तो जब भी आप ये यूज करोगे, ओके, इफ यू वांट टू यूज इट इन एनी ऑफ द क्लास मेथड्स, ठीक है, दिस वेरिएबल, अगर डायरेक्टली यूज करना तो इनको स्टैटिक बना दो, तब यूज कर सकते हो। ओके, और आइदर यू, अदरवाइज व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले आपको इधर से ये बनाना पड़ेगा, इस क्लास का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा पहले। ओके, दिस, मतलब वो काफी हद तक वो मैं आपको समझाऊंगा एग्जीक्यूट के टाइम पे कि कैसे बने उस क्लास का वेरिएबल, तो तब आपको समझ में आएगा। पर अभी के लिए आप इतना समझ लो, जब भी आपको इन वेरिएबल्स को अगर यूज करना है इन योर एग्जीक्यूट मेथड, तो इनको स्टैटिक लिख देना इनके आगे, तो आप इजीली इनको यूज कर पाओगे। ओके, तो इधर से तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से मैं इसको डीबग भी कराता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग एसीसी लिस्ट
ठीक है, प्लस ACC लिस्ट। ओके, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? हाउ वी एग्जीक्यूट दिस इज, सबसे पहले हम एक लिस्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। ओके, ACC लिस्ट। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, जैसे मतलब सारे अकाउंट्स की आईडी आ गई। ठीक है ना, जिस जिस फील्ड में वर्क करना है वो सारी फील्ड्स मंगवा लो यहाँ पे पेरेंट आईडी मंगवा ली। ठीक है, SLA__C मंगवा ली। ठीक है, फिर ये वाली फील्ड मंगवा लो, कॉमा, फिर ये वाली फील्ड भी मंगवा लो। मतलब जरूरी नहीं है मंगवानी, पर अभी के लिए मैंने मंगवा ली कि इन सब फील्ड में वर्क करना है, तो ये सारी फील्ड की वैल्यू मंगवा ली फॉर ऑल द अकाउंट्स। ठीक है, फिर मैंने एक और अकाउंट मंगवाया है यहाँ पे, ACC इक्वल टू सिलेक्ट, जिसमें बस आईडी मंगवा रहा हूँ फ्रॉम अकाउंट। यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ पेरेंट अकाउंट, वेयर नेम इक्वल टू क्या है, RCS 12। ठीक है, RCS 12 वाले अकाउंट की आईडी मंगवा ली मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, और एक का वेरिएबल बनाएंगे आईडी, जिसको हम नाम देंगे, क्योंकि अब हमें पेरेंट इसका आईडी वाला वेरिएबल चाहिए हमें इन दिस पैरामीटर, ये आईडी टाइप का। इधर से बनाएंगे वेरिएबल पेरेंट आईडी इक्वल टू, इसके अंदर इस अकाउंट की आईडी पास कर दें, दिस डॉट आईडी। ओके, इसका एग्जीक्यूट और क्या था मैंने execute सर ये विंडो थोड़ी बड़ी कीजिए ना। ये बड़ी। एनोमस। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, अपडेट पेरेंट अकाउंट नाम चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट बना पेरेंट आईडी। हाँ, ठीक है ना, अब यहाँ पे हमने ये 4 लाइन से आपका एक कोड, आपकी जो है मतलब क्यू क्लास एग्जीक्यूट होगी। तो हमने शुरू समझाते इसमें क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सारे अकाउंट्स मंगवा रहा हूँ इनसाइड दिस ACC लिस्ट, जितने भी अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। ओके, फिर मेरे को जो भी पेरेंट अकाउंट के आईडी से उसको अपडेट करना है, करेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक पर्टिकुलर एक पेरेंट अकाउंट मंगवा रहा हूँ, जिस भी अकाउंट, जैसे क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ हर एक रिकॉर्ड का जो पेरेंट अकाउंट फील्ड है उसके अंदर RCS 12 का जो अकाउंट रिकॉर्ड है उसकी आईडी स्टोर हो जाए, करेक्ट। तो इसलिए मैंने ये वाला अकाउंट रिकॉर्ड मंगवाया, जिसको मैं नाम दिया पेरेंट अकाउंट, नाम से वेरिएबल बनाया इसको, और पेरेंट आईडी फील्ड के अंदर इस पेरेंट अकाउंट की आईडी पास कर दी। यहाँ तक समझ में आ गया, लाइन नंबर 1 से 3 तक मैं क्या कर रहा हूँ। हेलो, सर। सर ये यस, समझा नहीं क्या हुआ मतलब। देखो लाइन नंबर 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लाइन नंबर 1 आई समझ में? एक एक लाइन करके चलते हैं। लाइन नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, सारे अकाउंट रिकॉर्ड्स मंगवा रहा हूँ
जिसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ इनसाइड दिस एसीसी लिस्ट। मेरी org में जितने भी अकाउंट के रिकॉर्ड्स हैं उन सबको मैं स्टोर करवा रहा हूँ इनसाइड दिस वेरिएबल। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? क्योंकि अब मेरे को क्या करना है, मैं सारे अकाउंट के रिकॉर्ड्स के ऊपर जो पेरेंट अकाउंट फील्ड है उसको अपडेट कराना चाहता हूँ, करेक्ट और नो? हाँ। है ना? तो इसलिए मैंने सारे अकाउंट रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। तो लाइन 1 समझ में आ गई अब सबको? लाइन 1 में क्यों मंगवा रहा हूँ सारे अकाउंट रिकॉर्ड्स? मतलब हमें ये रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जो भी अकाउंट है जिसको जिसके भी पेरेंट अकाउंट्स है, ये असाइंड है, मतलब पेरेंट अकाउंट सिलेक्ट किए हुए हैं, तो वो रिकॉर्ड्स नहीं अपडेट नहीं करने हैं। नहीं नहीं, हमें है रिक्वायरमेंट है जितने भी अकाउंट रिकॉर्ड्स हैं आपके पास इनसाइड योर org, उन सब के पेरेंट अकाउंट फील्ड के अंदर ये जो एक अकाउंट है जिसका नेम है RCS12, उसकी आईडी डालनी है। मतलब सब का अकाउंट का पेरेंट अकाउंट हमें बनाना है RCS12 को। सारे अकाउंट्स का पेरेंट अकाउंट बनाना है RCS12 को, ये रिक्वायरमेंट है। ओके, और वो जो SLA वो फील्ड है उसमें उसमें क्या करना है, मतलब वो भी अपडेट करनी है क्या? हाँ हाँ, वो भी अपडेट करना है उसका। तो हमने लॉजिक नॉर्मली लिखा हुआ है कि SLA के अंदर हमें वैल्यू देनी है। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। हाँ, तो देखो SLA के अंदर तो हमें नॉर्मल वैल्यू देनी है। SLA के अंदर गोल्ड देना है, एक्सपायरेशन डेट में आज की डेट देनी है, और सीरियल नंबर में ये कोई नंबर है ये पास कर। ओके, ये तो रैंडम नंबर मैंने पास करा है कुछ भी। तो ये सेम ही हो जाएगा क्या सीरियल नंबर सबके लिए? हाँ हाँ, सबके लिए सेम है। ओके, तो वापस जाऊंगा फिर मैं डिबग विंडो पे। ठीक है, ये था। तो यहाँ तक समझ आ गया लाइन नंबर 1 आपको? हाँ, लाइन 1 समझ गए। ठीक है, अब लाइन नंबर 2 में क्या कर रहा हूँ। अब मेरे को जो भी अकाउंट को पेरेंट अकाउंट बनाना है बाकी सारे अकाउंट रिकॉर्ड्स के लिए, तो उस अकाउंट रिकॉर्ड की मेरे को आईडी चाहिए, करेक्ट? मेरे को आईडी चाहिए होगी ना, क्योंकि आईडी तो पास करनी है मेरे को उस फील्ड के अंदर, पेरेंट पेरेंट आईडी फील्ड में। मतलब ये RCS12 इसकी जो आईडी है वो हम हाँ, गेट कर रहे हैं यहाँ से। यस, यहाँ से हम वो गेट कर रहे हैं और उस आईडी को मैं स्टोर कर रहा हूँ इनसाइड दिस वेरिएबल। गॉट इट? तो ऋतिक, ये RCS12 ये भी एक रिकॉर्ड होगा ना इंडिविजुअली अलग हाँ से? हाँ हाँ, यस यस, दैट तो इज फिर देयर। उसको हम कैसे अपडेट करें, मतलब उसको भी ये पेरेंट अकाउंट यही बनाना हाँ, है, तो ऐसे करना है क्या? पेरेंट RCS अपना पेरेंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर अगर मैं चाहूँ इसको एडिट करके यहाँ पे, ओके, इसको क्रॉस करके इधर अगर मैं चाहूंगा RCS12 डालना तो हो जाएगा अपना, कोई इश्यू नहीं है। इसको तो ये केस में आईडी की वैल्यू और पेरेंट का पेरेंट रिकॉर्ड आईडी वो सेम हो जाएगी ना, अगर हम सेम सिलेक्ट पर, करें? पर नहीं, ये चीज अलाउ नहीं कर रहा है। ओके, अलाउ नहीं होती। एक रिकॉर्ड अपना पेरेंट नहीं हो सकता। एक हाँ, सेकेंड, यही पूछना था मुझे। वो इधर हमें करना पड़ेगा। तो इधर से आप बस एक काम कर दोगे, जब आप क्वेरी करके रिकॉर्ड्स मंगवा रहे हो यहाँ पे बस लिख दोगे, जैसे इधर हम लिख रहे हैं वेयर नेम इक्वल्स टू दिस, ओके, इधर से वो सारे रिकॉर्ड मंगवा लोगे जिनका नेम RCS12 नहीं है, ओके, वेयर नेम नॉट इक्वल टू RCS12। ठीक है, तो इसमें सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। बस एक ये RCS12 वाला अकाउंट रिकॉर्ड छोड़। ओके, मेरे को लगता है एक रिकॉर्ड अपना पेरेंट हो सकता है पर वो अलाउ नहीं करता सेल्सफोर्स, तो कोई नहीं।
तो अब आप समझ गए मैंने ये चीज क्यों लिखी था, वेन नेम नॉट इक्वल टू आरसीएस 12। हाँ, वो बेसिकली वो रिकॉर्ड को स्किप करना है हमें। यस। ठीक है, तो अब लाइन नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया, 1 2 3 लाइन समझ में आ गई, हाँ। है ना। फिर हमने जो है उधर से हमने एक जो कंस्ट्रक्टर बनाया था, जो मैंने आपको कहा था, उसका नाम दो पैरामीटर पास कर रहे थे, एक लिस्ट ऑफ अकाउंट और एक पेरेंट आईडी। मतलब पेरेंट अकाउंट एक आईडी टाइप का वेरिएबल पास कर रहे थे। तो वो दोनों वेरिएबल मैंने यहाँ से जो बनाए, ये दोनों वेरिएबल पास कर दिए वाइल क्रिएटिंग दिस क्लासेस मेथड वेरिएबल यूपी। ठीक है, फिर जब आपको ये क्लास को कॉल करना होता है, ओके, तो आप इसको ऐसे कॉल करते हो, यहाँ पे ये हटा भी सकते हो वैसे। जब आपको क्लास को एग्जीक्यूट करना है, क्यू क्लास को एग्जीक्यूट करना होता है, क्यूएबल क्लास को, ठीक है, तो आप उसको करते हो सिस्टम डॉट एन क्यू जॉब, और फिर जो भी आपकी क्यूएबल क्लास के साथ में वेरिएबल बनाया है, वो वेरिएबल इधर पास करो विद इन द ब्रैकेट्स। ये आपका सिंटेक्स है टू एग्जीक्यूट द क्यूएबल क्लास। अब इन 5 लाइन में कोई क्वेश्चन? ये फोर्थ लाइन में क्या कह रही थी कि समझा नहीं। हाँ, देखो 4th लाइन में हमने इस क्लास का, देखो कल तक हम क्लास का वेरिएबल कैसे बना रहे थे, हम इधर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते थे, करेक्ट है ना। अभी तक हम ऐसे बनाते थे क्लास का वेरिएबल। जब हमने कल भी किया था, किसी क्लास के वेरिएबल बनाना था, तो हमने ऐसे करके बनाया था, करेक्ट और ना। हेलो। यस यस करेक्ट। है ना। ब्रैकेट्स में कोई लिखते नहीं थे, राइट, ब्लैंक। पर इधर इधर अब मैं क्यों लिख रहा हूँ ब्रैकेट्स के अंदर, ओके, इधर मैंने क्यों लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर आपका, क्योंकि इधर हमने सेम क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया है, मेथड बनाया है, जिसका नेम और क्लास का नेम सेम होता है। उसको मैंने क्या कहा था आपको, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अगर ऐसा कोई मेथड होता है जिसका नेम इज सेम एज द क्लासेस नेम, ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। और जब भी अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना अपने क्लास में, तो अब जब कंस्ट्रक्टर में जितने भी आपने पैरामीटर दिए हैं, ओके, अब आपने कंस्ट्रक्टर में जितने भी पैरामीटर दिए हैं, तो आपको उतने पैरामीटर इधर पास करने पड़ेंगे वाइल क्रिएटिंग द क्लासेस वेरिएबल। तो इधर हमने कंस्ट्रक्टर बनाते हुए दो पैरामीटर पास करे थे, एक लिस्ट पास करी थी ऑफ टाइप अकाउंट, और एक आईडी टाइप का वेरिएबल पास करना होगा जब भी आप इस क्लास का वेरिएबल बनाओगे। तो इसलिए मैंने जब वो कॉल करा, यहाँ पे दो वेरिएबल पास करे इनसाइड द ब्रैकेट्स, एक अकाउंट की लिस्ट पास करी, ठीक है, और एक आईडी टाइप का वेरिएबल पास करा, वो किया ये पेरेंट अकाउंट आईडी, पेरेंट आईडी। अंडरस्टूड कि हमने अब ब्रैकेट में दो चीजें क्यों लिखी हैं यहाँ। सर, यस। मुझे एक समझ में नहीं आया है, इसमें पेरेंट आईडी का क्या रोल है पूरे कोड में, मतलब क्यों यूज किया हमने? पेरेंट आईडी का रोल ये है क्योंकि आपको वो आईडी आपको अपडेट करनी है इनसाइड दिस फील्ड। ये जो आपकी फील्ड है यहाँ पे, पेरेंट अकाउंट करके जो फील्ड है, इसके अंदर आपको आईडी पास करनी होती है किसी एक रिकॉर्ड की, ओके। हम्म। तो उधर से आपको किसी एक रिकॉर्ड की आईडी पास करनी होगी यहाँ पे। तो अब वो आईडी कहाँ से आएगी, वो किसी अकाउंट की आईडी तो होगी, तो वो आईडी हम इधर इसमें स्टोर करवा रहे हैं पेरेंट आईडी के अंदर। ओके, मतलब उसमें हमको एक आईडी पास करनी है जो कि हम हाँ। पेरेंट आईडी कंसिडर कर रहे हैं। यस करेक्ट। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर, और लाइन नंबर 5 जो है, हाँ। उसमें इनक्यू जॉब, ये इनबिल्ट मेथड है क्या? यस, ये एक सिंटेक्स है टू द क्यूएबल क्लास। ओके। ओके, इसमें यूपी की जगह कुछ भी आ सकते हैं, इधर जो भी डिक्लेयर करोगे वेरिएबल का वेरिएबल। नाम।
करेक्ट करेक्ट। वो आ जाएगा। ओके, अब जब इसको मैंने एग्जीक्यूट करा, ओके, एक सेकंड पे लगाऊंगा। ओह सॉरी, सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। नाउ अगर आपको चेक करना है कि आपका एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ सक्सेसफुली, अगेन यू विल गो इनटू होम, इन सेटअप होम, सर्च फॉर एपेक्स जॉब्स। ओके, देख रहे हो, तो एक क्यूएबल टाइप का था जो कि कंप्लीटेड हो गया, कोई इश्यू नहीं आया किसी चीज में भी। ठीक है ना, और इधर क्लास का नेम आता है, कौन सी क्लास एग्जीक्यूट हुई थी इधर हमारी। ठीक है, अब इधर से अगर मैं कोई से भी रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड को रिफ्रेश करा, PCS 12 को, फिर अपडेट क्यों नहीं हुई है? एग्जाम को इसका डिफॉल्ट लॉग्स आए होंगे। एक सेकंड, एम्प्टी क्यों है इसी लिस्ट हमारी? ये यार, एक सेकंड बस। गिव मी अ सेकंड, ओके। Let me try to execute this. Accept। हाँ, इधर से error बता देगा यहाँ पे, अगर कुछ फेल हुआ तो एरर बता देगा ना यहाँ पे। हम्म, जो-
सर यस। सर एक बार जो एरर आ रहा है उधर सुपर कीवर्ड यूज करके देखते क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा हाँ, ये एरर नहीं है, मैं समझ गया एरर क्यों आ रहा है। पता है क्या हो रहा है? क्योंकि इधर मैंने कहा है टीसीएस आरसीएस का पेरेंट है, करेक्ट। इफ यू सी दिस रिकॉर्ड आरसीएस 12 के अंदर मैंने पेरेंट रिकॉर्ड, पेरेंट कौन किसको मेंशन करा हुआ है? टीसीएस 12 को, करेक्ट। यस। पर फिर इधर मैं टीसीएस के अंदर पेरेंट में करना चाहता हूँ आरसीएस 12 को, वो गलत हो जाएगा ना रिलेशन। वो कहेगा यार टीसीएस पेरेंट है या फिर आरसीएस पेरेंट है। तो इसलिए अगर इससे मेरे को बचना है, तो आई विल जस्ट डू वन थिंग। जैसे इसको मैं हटा दूंगा, यहाँ से सेव कर दूंगा। अब अगर अपनी क्लास को मैं रन करता हूँ, आई विल एक्सप्लेन द कोड वंस अगेन, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, देखो अब अपडेट हो गए होंगे सारे रिकॉर्ड्स आपके। if I update this and from here if I refresh this page it also, तो देखो आपका एरर चला गया होगा पहले। लेट्स सी। See, it is completed without any error. Okay, now if we go here, let's see पेरेंट अकाउंट आपका अपडेट हो गया। ओके, और जैसे एसएलए का फील्ड भी अपडेट हो गई। सी एसएलए भी अपडेट होगी, तीनों चीज। ठीक है, अब एक कोड पे अगर जाते हैं, कोड भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। कोड में हमने कुछ चेंज नहीं करा, बस जहाँ पे भी आपको क्लास का वेरिएबल यूज करना होता है ना, तो उसको यूजिंग दिस ही आप करोगे। स्टैटिक हटा दो यहाँ से। जहाँ पे भी वेरिएबल का आपको यूज करना है, यू यूज इट यूजिंग दिस वेरिएबल। और एग्जीक्यूट मेथड से पहले आप स्टैटिक नहीं लिखते। ओके, एग्जीक्यूट मेथड से पहले आपको स्टैटिक नहीं लिखना होता। दिस इज द सिंटेक्स। और उसको जो आपको एग्जीक्यूट कर, क्लास वेरिएबल यूज करने से पहले आपको दिस लगाना ही पड़ेगा, चाहे वेरिएबल नेम सेम हो चाहे अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप दिस लगा के ही यूज करोगे तो आपका सही चलेगा कोड पूरा। ऐसे। अब एक सेकंड को, लेट मी अपडेट दिस कोड इन माय पीडीएफ आल्सो। ठीक है, ठीक है। ये है। और एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो वाले को भी अपडेट करना है से। दिस इज एप। तो ये होता है आपका क्यू एपेक्स। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द कोड वंस अगेन। देखते कि ये हमें पता कैसे चलेगा कब ये हमें दिस यूज करना है, कब स्टैटिक यूज करना है, कब नहीं यूज करना है देखो, ये। जब आपको क्लास का, आपने कोई वेरिएबल्स अगर क्लास के बाहर किसी भी मेथड के बाहर बना रखे हैं इनसाइड ए क्लास बट आउटसाइड एनी ऑफ द मेथड्स, ओके, तब आपको, और उस वेरिएबल को आपको यूज करना है, तब आप दिस यूज करते हो। ओके, बट अगर कोई भी वेरिएबल अगर आपका मेथड के अंदर है, तो वो वेरिएबल आप विदाउट दिस यूज करो। ये होता है। और अब ये कब आप वेरिएबल इसके बाहर क्रिएट करते हो, आउटसाइड एनी ऑफ द मेथड्स, वो आप तब करते हो जैसे अब ये जो मेरा एसीसी लिस्ट है, ये लिस्ट को मेरे को इन दोनों मेथड पे यूज करना था, इस मेथड में भी यूज करना था और इस मेथड के अंदर भी यूज करना था। ओके, तो इसलिए तो ऐसे जब भी कोई यूज होता है, कोई अगर ऐसा कोई वेरिएबल होता है आपको जिसको आपको थ्रू आउट द क्लास यूज करना होता है। ओके, थ्रू आउट द क्लास मतलब कि हर एक वेरिएबल, हर एक मेथड के अंदर, एक क्लास के अंदर अगर आपने तीन मेथड्स बना रखे हैं, तीन फंक्शंस बना रखे हैं, तीनों फंक्शंस में उस वेरिएबल को यूज करना है, तब आप वो एक वेरिएबल बना लेते हो जो कि आप आउटसाइड एनी मेथड
डिक्लेयर करोगे इस तरीके से, और उसको फिर आप यूज कर सकते हो इन इन द ऑल द मेथड्स। तो उसको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी उस मेथड को। ये फायदा होता है उसका। ठीक है, अंडरस्टूड। सर लाइन नंबर 10 समझाइए ना। लाइन नंबर 10, हम्म। कि हम इसी लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं। ओके, एक एक अकाउंट रिकॉर्ड पे गए हम इधर से। ओके, तो हम्म। उसके अंदर जो उसकी जो एक पेरेंट आईडी करके फील्ड है अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर, उसके अंदर हम इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी हमारी पेरेंट आईडी वेरिएबल में, वो वैल्यू पास कर रहे हैं, बस। और क्या। और ये वैल्यू आपकी कहाँ से आई, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो इसको। ओके, व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस, इधर हमने पेरेंट आईडी बनाई है ना यहाँ पे, इसके अंदर इस RCS 12 का जो अकाउंट है उसकी आईडी पास कर रहे हैं, तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है। तो मतलब RCS 12 का जो अकाउंट रिकॉर्ड है उसकी आईडी है इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और वो हम पास कर रहे हैं इसकी पेरेंट आईडी फील्ड। सर मतलब दोनों अलग है क्या? पेरेंट आईडी दो वेरिएबल अलग है क्या वो? मतलब उनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी क्या? नहीं, इसके अंदर इसके अंदर भी वैल्यू क्या है, दिस तो पेरेंट आईडी के अंदर एक इधर आपने डिक्लेयर करे है, ठीक है ना। ओके। ओके, इसके अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं, RCS 12 का जो वेरिएबल है, RCS 12 का जो अकाउंट रिकॉर्ड है उसकी आईडी। जब हमने एग्जीक्यूट करा उधर से हमने उस वाले रिकॉर्ड की आईडी लेके उसको इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ओके, सर तो उसका दिस हटा के वही लिख दीजिए लाइन नंबर 4 वाला, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस लिखना पड़ेगा ना, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा है ये ओके। आउटसाइड एनी मेथड यूज डिक्लेयर करें। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा वेरिएबल होता है आपका जो हम्म। आउटसाइड एनी मेथड होता है, तो उसको अगर आपको यूज करना है इनसाइड एनी ऑफ द मेथड, तो आपको यूजिंग दिस यूज करना पड़ता है। ओके। सर एक बार एक प्रैक्टिकली दिखाइए ना रन करके, मतलब तब समझ में आएगा। तो वो आईडी एक बार रन प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकली तो दिखाया था अभी मैंने। जैसे पहले ये जो फील्ड थी आपकी एम्प्टी थी, पेरेंट अकाउंट वाली फील्ड, ठीक है। हम्म। पर अब जब हमने अपनी क्लास को रन किया तो यहाँ पे अब RCS 12 लिखा। रन करने के बाद। यस, अब ये सारे रिकॉर्ड्स के लिए RCS 12 होगा। अगर मैं चाहता हूँ और कोई रिकॉर्ड ओपन करता हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे टेस्ट मेल, ये रिकॉर्ड ओपन कर लिया मैंने। ओके, यहाँ पे भी देखो पेरेंट के अंदर RCS 12 लिखा है। अंडरस्टूड। ओके। ठीक है, तो ये था आपका क्यू एपेक्स। फिर अब आता है आपका शेड्यूल एपेक्स। ठीक है, देखो शेड्यूल एपेक्स कुछ नहीं होता। जब आपको कोई एक एपेक्स क्लास है आपकी, ठीक है ना, उसको अगर आप शेड्यूल करना चाहते हो टू रन एट अ स्पेसिफिक टाइम, कि अगर ये चाहते हो जैसे कि जैसे हमने एक उस दिन कल, यस, सॉरी, एक डाउट पूछना था, ये मतलब फ्यूचर और ये जो अभी अभी हमने पढ़ा क्यू, क्यू वाला, इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब समझ में नहीं आया कैसे दोनों डिफरेंस। अल्टरनेट है एक दूसरे के, कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस थोड़े एक्चुअली प्रेफर क्यू एपेक्स की जाती है ओवर फ्यूचर एपेक्स। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एपेक्स में कुछ कुछ डेटा टाइप्स हैं। मैं अभी आपको लिस्ट ऑफ डेटा टाइप बता, आपको एक ग्रुप पे डाल दूंगा। कुछ कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो फ्यूचर एपेक्स में आप यूज नहीं कर सकते। ओके, बट इन क्यू एपेक्स यू कैन यूज ऑल द डेटा टाइप्स। तो फ्यूचर एपेक्स और क्यू एपेक्स के अंदर सारे टास्क सेम परफॉर्म होते हैं, सब चीज सेम है। बस कुछ कुछ डेटा टाइप्स का डिफरेंस होता है, तो इसलिए हमारा क्यू एपेक्स इज प्रेफर्ड ओवर फ्यूचर एपेक्स। तो हमें कैसे पता चलेगा ऋतिक कि कभी क्यू यूज करना है या कभी फ्यूचर अगर यूज? आपको ऐसा कुछ पता लग रहा है कि आपको क्यू या फ्यूचर में से कुछ एक यूज करना है, देन यू विल ऑलवेज यूज क्यू। ओके,
क्यू और फ्यूचर के अंदर आपका क्यू एपेक्स ही आपको यूज प्रेफर किया जाता है हमेशा। दोनों मतलब जो काम क्यू करेगा वो काम आपका फ्यूचर एपेक्स भी करेगा। नहीं सॉरी, जो काम फ्यूचर एपेक्स करेगा वो काम क्यू एपेक्स करेगा, और वाइस वर्सा क्यू वाला काम फ्यूचर भी कर सकता है। तो ये आपके ऊपर चॉइस होती है दोनों एक्चुअली ना। ये दो एक टाइप ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स हैं आपके, ठीक है ना। तो दोनों को आप अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के आपको ऑप्शन दे दी उन्होंने एक तरीके से सेल्स फोर्स ने, कि आप इन दोनों से जो चाहो यूज कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। वैसे तो आपको बताया जाता है कि क्रिएटा, जब भी आपको टास्क मिलते हैं बोला जाता है क्रिएटा क्यूएबल क्लास बनानी है यहाँ पे हमें, या फिर फ्यूचर क्लास बनानी है, वो आपको पहले ही बता दिया जाता है। और इस एसिंक्रोनस एपेक्स के अंदर भी, अगर टू बी वेरी फ्रैंक, आपके बैच एपेक्स और शेड्यूल एपेक्स ही ज्यादा यूज करोगे आप इन योर डे टू डे टास्क। ओके। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अब मैं शेड्यूल एपेक्स बता रहा था आपको। शेड्यूल एपेक्स आपका क्या होता है, जब आपको कोई एक एपेक्स क्लास का कोई टास्क है, जो टास्क को आपको एट अ स्पेसिफिक टाइम रन करना है, मतलब या डेली रन करना है, या फिर ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ रन करना है, या कोई स्पेसिफिक डेट है कि 15 मार्च 2024 को रन करना है, ऐसा कुछ आता है अगर आपका, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं शेड्यूल एपेक्स। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है आपका, सबसे पहले ऐसे होता है, पब्लिक क्लास बनाओगे, क्लास का नेम इम्प्लीमेंट्स शेड्यूलेबल, इसमें आता है शेड्यूलेबल। ठीक है, फिर वही एग्जीक्यूट मेथड बनेगा, और इसके अंदर जो वेरिएबल बनता है वो बनता है शेड्यूलेबल कंटेक्स्ट का। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ, जितनी भी अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ओके, अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स में एक फील्ड है लीड सोर्स करके। ओके, मैं कहाँ गई लीड सोर्स फील्ड, देखना कहाँ पे दिख रही है। हाँ, ये है ना लीड सोर्स करके। तो इस फील्ड के अंदर मैं क्या वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ, इसका मैं स्टोर कराना चाहता हूँ फोन इंक्वायरी। ठीक है, तो जितने भी अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड्स हैं, आई वांट टू अपडेट दोस रिकॉर्ड, ऑल द अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड्स लीड सोर्स फील्ड विद द वैल्यू फोन इंक्वायरी, इस वैल्यू से इसको मैं अपडेट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और ये मैं टास्क कब रन करना चाहता हूँ, आई वांट टू रन दिस टास्क ऑन डेली बेसिस, एवरी डे एट 10 AM मान लो। ठीक है, अगर आपको एवरी डे एट 10 AM इस टास्क को अगर रन करना है, तो आप वो कैसे करोगे वो अब हम देखेंगे। तो पहले हम इसकी शेड्यूल क्लास बनाएंगे। फर्स्ट विल क्रिएट द शेड्यूल क्लास, इधर से ऐसे बनाओगे एपेक्स क्लास, जैसे इसको नाम दीजिए ओपीपी अपडेटर। इधर लिखेंगे हम इम्प्लीमेंट्स शेड्यूलेबल, स्टैटिक एग्जीक्यूट शेड्यूलेबल कॉन्टेक्स्ट एससी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो मैं ठीक है, फिर सारी एक लिस्ट बनाएंगे अपॉर्चुनिटी की।
इसके अंदर सारी अपॉर्चुनिटीज मंगवा लेंगे। सिलेक्ट आईडी कॉमा लीड सोर्स फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई। फिर इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करेंगे इसको। ठीक है, ओपीपी लिस्ट हमने लिखा नहीं है ना थर्ड लाइन में। ओह सॉरी। ठीक है, अब इस कोड में कोई इश्यू है क्या? ऐसा कोड मैं बार बार लिख चुका हूँ, तो मेरे को लगता नहीं मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए। ये बताए कोई अगर इश्यू है इस कोड में तो। तो ऋतिक, ये एग्जीक्यूट ये हमें हर इसमें लिखना पड़ता है क्या, सब हर ट्रिगर एपेक्स एक्सेप्ट में? फ्यूचर को हटा के बाकी तीनों के अंदर एग्जीक्यूट मेथड लिखना ही पड़ता। तो आपने अभी फ्यू जैसे बताया कि फ्यूचर और हाँ क्यूएबल दोनों हाँ, अल्टरनेट तो यूज हो उसमें तो सकते हैं, क्यू तो ही लिखोगे, तो इसलिए आपको तीनों में, क्योंकि आप यही तीन यूज करोगे, तो आपको एग्जीक्यूट मेथड बनाना ही पड़ेगा। ओके। तो ये अब वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, हमें एग्जीक्यूट ही लिखना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, एग्जीक्यूट ही लिखना पड़ेगा। ओके, और वो स्टार्ट और एंड हम किस में लिखते थे? बैच, बैच में? अच्छा, स्टार्ट और वो फिनिश। स्टार्ट और फिनिश। यस। स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट एग्जीक्यूट एंड फिनिश, तो उसमें वो तीनों आनी चाहिए यस। बैच में। और यस। ये शेड्यूल्ड और क्यू में एग्जीक्यूट आना चाहिए। करेक्ट। फ्यूचर में कुछ नहीं रहता क्या, जैसे नहीं, मैंडेटरी? फ्यूचर में तो बस एट द रेट फ्यूचर आना चाहिए मेथड के ऊपर। मैंने वो सब चीज़ें पीडीएफ, जो आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने नोट्स की, उसके अंदर सब चीज़ लिखी हुई है मैंने। ओके। तो ठीक है, अब ये हो गया आपका। उसके बाद अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इसको एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं। वन इज यूजिंग दिस एनोनिमस विंडो, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको यूआई से बताता हूँ कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके। यू कैन सर्च हियर एपेक्स क्लास। ठीक है, इस पे जाओगे एपेक्स क्लास के ऊपर। एपेक्स क्लास से सर्च करके आ गया आपको। इधर से क्लिक कर सकते हैं शेड्यूल एपेक्स पे। ठीक है, इसको नाम दे दो, जो भी देना है। ओपीपी स्केड्यूल। ठीक है, इधर से अपनी क्लास सेलेक्ट करो। इधर वही वाली क्लास दिखाएगा जिसके आगे आपने इम्प्लीमेंट शेड्यूलेबल लिखा होगा। तो अभी हमारे पास एक ही ऐसी क्लास है, ओपीपी अपडेटर करके, मैंने वो लिखा है यहाँ पे। फिर अब आप इसको कब एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो? वीकली एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, या एवरी मंथ में एक बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हो? दोनों चीज में कुछ भी एक सिलेक्ट कर लो।
ओके, जैसे मैंने इसको वीकली करा एंड इधर मैं सेलेक्ट करूंगा कौन से डे पे आप इसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। ठीक है, मैंने कहा कि एवरी ट्यूसडे इसको मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ अगर। ठीक है, फिर कब से लेके कब तक की स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन कर दो यहाँ पे। फिर किस टाइम पे आप चाहते हो ये स्टार्ट हो आपका, वो टाइम मेंशन कर दो। अगर इधर से मैं मेंशन कर दूंगा 9 AM, तो ये 9 AM पे स्टार्ट हो जाएगी आपकी जॉब रन। अंडरस्टूड। तो जब इसका होगा मैं सेव करा, अब जब मैंने यहाँ पे लिखूंगा एपेक्स जॉब्स, हेलो हेलो सी, ये आपके इधर लिखा रहा है क्यूट। ठीक है ना, कंप्लीटली लिखा नहीं आ रहा, क्यूट लिखा रहे हैं। इफ यू सी, इसका सबमिट अभी 8:23 पे हमने इसका सबमिट किया था। 9 बजे ही आपके शेड्यूल होके रन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। और अगर यहाँ पे एक और तरीका होता है कि कितने बजे के लिए क्या जॉब शेड्यूल होता है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो शेड्यूल जॉब्स। ओके, इन योर सेटअप। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ओपी शेड्यूल आपको शेड्यूल है। ठीक है ना, उसका नेक्स्ट शेड्यूल टाइम दिखा देगा कि 9 बजे रन होगी आपकी। ये तरीका होता है आपको किसी भी जॉब को शेड्यूल करने 10 मिनट की बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कैसे शेड्यूल करते हैं हम। और अगर इसी को हमें एनोनिमस विंडो के साथ अगर एग्जीक्यूट करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप आपकी मर्जी जैसे चाहो वैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, लिखा है इसका लॉजिक में भी है। से नाम दूंगा। और ठीक है। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर आपका क्या है, मेन आप इसके अंदर लाइन नंबर 3 समझो। इसके अंदर जो आप एक एस सी एच बनाते हो ना कि किस टाइम पे आपको शेड्यूल करना है, यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करते हो आप। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 0 होता है फॉर द सेकेंड्स, फिर मिनट्स, फिर आवर्स, फिर ये आता है आपका डेट यहाँ पे, फिर मंथ, फिर आएगा किस डे पे रन करना है आपको, ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे इस तरीके से डे। तो इस, ठीक है ना, और फिर ईयर। तो इधर जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है कि 15 मार्च 2024 को मेरी जॉब रन होगी ये वाली, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो।
अंडरस्टूड? इस एक्सप्रेशन के हिसाब से 15 मार्च को 00:00 PM पर, मतलब हो गया 12 AM पर, एक तरीके से। डे ऑफ वीक पे क्या लिखना है हमें अगर? डे ऑफ वीक पे डे नंबर आता है आपका, वेयर मंडे इज 1, ट्यूसडे इज 2, इस तरीके से चलता है। वेंसडे 3, थर्सडे 4, तो वो नंबर आएगा यहाँ पे। अगर तो इधर आप नंबर, इसमें स्ट्रिंग में पूरा नंबर ही लिखना है क्या हमें? हाँ नंबर ही आएगा 1, हाँ पूरा नंबर ही लिखते हैं इसमें, या तो 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन मार्क है तो एनी डे, कोई सा भी डे, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है एनी। नहीं तो अगर यहाँ पे डे ऑफ वीक में हम अगर 1 लिखते हैं तो ये मंडे हो जाएगा? हाँ तो फिर इधर मंडे लिखने का इतना कुछ जरूरी नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको वो नहीं कंफर्म ना, 15 मार्च को मंडे होगा नहीं होगा, या वो कंफर्म थोड़ी ना है अभी। तो ये 15 मार्च, लिखेंगे तो एरर आएगा क्या ऐसा लिखेंगे तो? हाँ तो एरर आ सकता है, करेक्ट, इस एक्सप्रेशन में। तो इसलिए अगर आप स्पेसिफिक डेट मेंशन कर रहे हो ना, तो फिर डे ऑफ द वीक को क्वेश्चन मार्क कर दिया करो। और अगर इसको ऐसे कर रहे हो तो इस द डेट को आप वो कर दिया करो क्वेश्चन मार्क। अगर डे मेंशन करना चाहते हो ऑफ द वीक, इधर से इन सबको क्वेश्चन मार्क कर दो, इधर मेंशन कर दो, जैसे 4 मार्क करोगे तो उस तरीके से रन हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब क्या हो गया? कि एवरी थर्सडे आपकी जॉब रन, एवरी थर्सडे में, ट्वेल्व, एवरी मंथ रन होगा, ऐसा है क्या? एवरी मंथ नहीं, हम स्टार्ट डेट एंड डेट मेंशन नहीं करिए इधर, ठीक है ना। एवरी थर्सडे, ये वीकली जॉब आपने बना दी जो कि एवरी थर्सडे रन होगी। हाँ तो वही पूछ रहा थी कि ये पूरा मतलब एवरी मंथ रन होगा ना, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। एवरी वीक हुआ ना, थर्सडे कह रहे हो तो मंथ क्यों कह रही है, मैं कह रहा हूँ आपसे, वही नहीं तो नहीं, डिफरेंस वीकली है। मतलब पूरे साल रन होगा ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। हाँ 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 वो पूछ हाँ, रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हम्म। ठीक है ना। ओके। तो अगर यहाँ पे मंथ स्पेसिफाई कर देते तो वो मंथली रन हो जाएगा। मंथ में यस, जितने भी 4 बार अगर 4 वीक्स आते हैं तो 4 वीक्स रन होगा, ऐसे है करेक्ट ना? करेक्ट, यस। इसको हम कहते हैं क्रॉन एक्सप्रेशन, जो ये आप एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, दिस इज नथिंग बट द क्रॉन एक्सप्रेशन। इसके बारे में आप और थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना थ्रू गूगल, तो आपको और अच्छे से इसके बारे में मिल जाएगा। इसको रन करके दिखाओ ना, देख। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ऐसे करके, ओके, अच्छा इसके अंदर ये भी लिखना पड़ता है। कुछ भी एक मैसेज पास करना होता है, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं शेड्यूल के अंदर एक्चुअली। तो जैसे हम इस एक्चुअली जो क्वेश्चन मार्क है वो आप इसके लिए और इसके लिए मेंशन कर सकते हो। इधर मंथ, कौन से मंथ के लिए करूँगा इसको, कौन सा चल रहा है जैसे मेरे को फेब फेब के लिए एवरी थर्सडे के लिए रन करना है फॉर दिस ईयर 2024, आपकी शेड्यूल हो गई, ठीक है। अब इफ आई गो इनटू दिस scheduled जॉब्स, जो कि इधर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब का नेम आ गया,
जो भी आपने स्ट्रिंग पास की थी वो जॉब का नेम बन जाता है। और ये स्किल्ड जॉब है, और ये 12 AM को रन होगी। नेक्स्ट कब रन होगी? ये 7 तारीख को। एक सेकंड, ये 7 को क्या होगी नेक्स्ट? नेक्स्ट शेड्यूल ऑन 24 थर्सडे को। देख, 7 को क्या थर्सडे था क्या? तो एक सेकंड रुकना। चलो चलो। तो देखो, सेकंड्स का नेचर वैल्यू आती है इसके अंदर। स्पेसिफिक ट्रांसफर के सारे अच्छा, 1 होता है संडे, तो हमने इधर मेंशन किया था 4th ना। 4 मेंशन करें तो 1 2 3 4 वेंसडे होता है 4 आपका। तो फेब की डेट लिया ना उसने? हाँ, आप उधर 7 फेब क्यों ले रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ नेक्स्ट के अंदर। तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में गया है शायद। नहीं, पर 7/2/2024 लिखी है उसने डेट। अच्छा अच्छा, हाँ फेब है, अभी तो जनवरी चल रहा है, सॉरी। वही मैं बोल रहा हूँ थी, हाँ, फेब्रुआरी में मैं चलेगा। कंफ्यूज हो गया था। तो 7 का देखो वेडनेसडे है, देख रहे हो, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया यार, मेरे को लग रहा है फरवरी चल। सॉरी सॉरी सॉरी। समझ गए? तो वो कौन से ये मैंडेटरी पार्ट्स थे ठीक हमें जहाँ पे अभी आपने चेंजेस किया उसमें क्वेश्चन ठीक है, मार्क की तो जगह? देखो क्वेश्चन मार्क आपका मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे आ सकता है आपका, बस। ठीक है, आपका क्वेश्चन मार्क आ सकता है फॉर द डे ऑफ द मंथ और डे ऑफ द वीक की जगह पे। ठीक है, बाकी चीजों को आप नल मेंशन कर सकते हो। ईयर आप छोड़ सकते हो खाली। ठीक है ना? इधर ये चीज सेकंड्स मिनट्स और आवर्स आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे। ओके, फिर इधर से मंथ को भी आप खाली छोड़ सकते हो। खाली छोड़ सकते हैं मतलब क्या लिखना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन मार्क? नहीं नहीं नहीं, इसको सॉरी, ये तो डे ऑफ द वीक का हो गया। इसको आप ऐसे वो सी सी मुझे लगता है शायद, या नल लिख सकते हो। यू नीड टू टाइप नल स्पेसिफिकली, तो ऐसे नल टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। इफ आई एग्जीक्यूट इट। अच्छा, नेम चेंज कर दो इसको, कि इस नेम से एक जो पहले ही रन हो रही है वो कह रहे हैं। नाम चेंज कर दो इसे बस। डबल एल नहीं डाला मैंने। किस किस के लिए नल लेता है यार ये वैल्यूज, नहीं तो दिखा रहा था। ठीक है, तो मैं दिस मींस नो स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, मैं स्टार repeats all values as every month। ठीक है, डे ऑफ द वीक में पुश होगा इसका।
अच्छा, वो ईयर में आप नल मेंशन कर सकते हो। अगर उसमें अगर सारे मंथ्स मीन एनी मंथ चाहिए, अगर मंथ के लिए अगर आपको, तो आप इधर मेंशन करते हो स्टार। ठीक है। और फॉर दिस ईयर आई कैन मेंशन इट एज नल। लेट्स ट्राई दिस थिंग। क्यों दे रहा है ये नल? कह रहे एक्सेप्ट करता है नल, क्यों नहीं यार? जब ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, अब एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, लेट मी गो हियर। तो ईयर को मैंने ईयर मेंशन नहीं करा उसमें। तो देखो, अभी एवरी थर्सडे हमने कहा है। मंथ मैंने कहा एनी मंथ के लिए स्टार मार्क करा। देख रहे हो शेड्यूल जो आपकी रन हुई। अब वेंसडे को डे क्या है आपकी? 10। करेक्ट। 10 को वेंसडे, तो अब कल रन होगी एट 12 आपकी ये जॉब। अंडरस्टूड नाउ? बस आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें सब जगह कुछ ना कुछ मेंशन करना आपके लिए जरूरी है। जस्ट आप ईयर छोड़ सकते हो। ईयर को आप बिना मेंशन करे भी हटा सकते हो। अगर सारे मंथ्स चाहिए तो इधर से आप स्टार मार्क करोगे। और डे ऑफ मंथ और डे ऑफ वीक में अगर आप श्योर नहीं हो तो आप क्वेश्चन मार्क मेंशन कर सकते हो। और अगर इधर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आवर्स मेंशन करे, जैसे जैसे मैंने करा 14, इधर से लिखा 30, तो इसका मतलब हो गया 2:30 PM ऑफ एवरी थर्सडे। ठीक है ना? तो इस तरीके से रन होगी। इसको अगर मैं दे देता हूँ 3 के नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, इसको रिफ्रेश करा अगर, तो देखो इसमें आ जाएगा 10th को 2:30 PM पे आपकी ये जॉब रन होगी। तो इसका मतलब यही होता है इधर से आपका। अंडरस्टूड? तो ये यूआई से कैसा रन करते हैं एक बार बताना। यूआई से अगर आपको रन करनी है तो यू सर्च एपेक्स क्लास। ओके, सर्च फॉर शेड्यूल एपेक्स। नहीं, ये फाइंड क्विक क्विक फाइंड में क्या सर्च करना है हमें? एपेक्स क्लास। जैसे हम सर्च किया एपेक्स क्लास। ओके, एपेक्स क्लास क्लिक करो। फिर आप क्लिक करोगे शेड्यूल एपेक्स पर। जो भी जॉब को नेम देना है, इसमें उसको नाम दे दिया अभी, जॉब 4। ओके, या ये नेम नीचे। मतलब ये इसका, वो जो अभी अपने स्ट्रिंग में दिया था फर्स्ट वाला जो पैरामीटर था वो नेम है ना? यस यस। ठीक है, फिर इधर से आप क्लास सेलेक्ट करो, कौन सी क्लास रन करनी है। फिर कब रन करनी है, इज इट वीकली और इज इट मंथली। ओके, फिर स्टार्ट और एंड डेट मेंशन करो, और कितने बजे रन होनी चाहिए वो मेंशन कर दो यहाँ पे। बस फिर इसको स्टार्ट सेव और कर एंड दो। डेट मतलब ये, ये ये कब से लेके कब तक? कि अगर आप इसको वीकली मेंशन कर रहे हो, ठीक है ना, इसे जैसे हमने वीकली लिखा कि एवरी ट्यूसडे होना चाहिए। कौन पर कब से लेके कब तक? कौन सी डेट के ट्यूसडे तक रन करनी है इसको? कौन से मंथ तक अगर रन करनी मतलब कंटिन्यूस रन करनी है तो फिर क्या सेलेक्ट करना है हमें? मतलब वो स्टॉप ही नहीं होनी चाहिए इससे। है? नहीं, तब भी इसके अंदर एक एंड डेट तो आपको देनी ही पड़ेगी। चाहे आपको इसे अगर इस पूरे ईयर तक के लिए रन करनी है अगर। ठीक है, तो एक काम करो, इसको बस इधर से दिसंबर सेलेक्ट करके 31 तारीख सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, कि इस पूरे साल रन होती रहेगी आपकी ये जॉब 31 दिसंबर तक। तो ये ईयर की वैलिडिटी कहाँ तक है, मतलब वो बताना, कहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं? देखो,
ईयर की वैलिडिटी आपकी है अगले 229 तक। ओके, तो ये शेड्यूल्ड मतलब ये सेल्स फोर्स ने डिफाइन किया हुआ यस 2020 में अंदर। यस। ठीक है, फिर मंथली करोगे तो मंथली में ऐसे आपको डेट मेंशन करनी होती है, कब से स्टार्ट, कौन सी डेट को रन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जैसे तो मैंने कहा ऑन एवरी थर्ड ऑफ एवरी मंथ ऑन, या फिर ऐसे कह सकते हो कि एवरी ऑन फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, या फर्स्ट सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ, या सेकंड मंडे ऑफ एवरी एवरी मंथ। इस तरीके से भी कर सकते हो जॉब को शेड्यूल इधर से आप, या कोई स्पेसिफिक डेट कह सकते हो कि ऑन थर्ड ऑफ एवरी मंथ, इस तरीके से भी कह सकते हो। अंडरस्टूड। तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में ये थोड़ा इजी करता है ना वैदिक यूआई का। यस यस, पर इसके अंदर आप वैसे टाइम मेंशन नहीं कर सकते कि जैसे अगर आपको 2:30 PM डालना है, ठीक है, हाँ हाँ, वो वो सब टाइमिंग आ सकती कस्टमाइज नहीं कर सकते इसको। है। यस, उधर से आप कस्टमाइज पूरा कर सकते हो। बस ये दोनों के अपने फायदे नुकसान है। ये समझने में बहुत आसान है, वो थोड़ा समझने में मुश्किल है, पर हाँ, उधर फुल कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। आप दोनों चीज़ों को गो थ्रू करना। मैं ये नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ। फाइल डाउनलोड PDF। या सो दिस इज नोट्स भी शेयर कर दिया आपके साथ। तो यही है आपका। कल मैं एक 3-4 एग्जांपल और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कल की क्लास में। ठीक है, एक एक दो दो एग्जांपल और एक्सप्लेन करके खत्म कर देंगे इस दिन से। के बाद फिर हम टेस्ट क्लासेस पढ़ेंगे। टेस्ट क्लासेस एक क्लास में हो जाएगी हमारी, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता टेस्ट क्लासेस का। बस फिर आपको मैं प्रोजेक्ट दूंगा इसका डेवलपमेंट का। इस वीक में हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ओके। सर वो उप्स कंसेप्ट भी बाकी है ना हमारे। ऊप्स कंसेप्ट सिलेबस में थोड़ी ना हमारे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं नहीं, वो मैं आपके पास समझ गया क्या कहना चाह रहे हो, पर वो सिलेबस में थोड़ी ना थे। अच्छा, देख रहा हूँ। सर पर सेल्स फोर्स में तो है ना वो शायद। नहीं नहीं, वो एक्चुअली ऊप्स कंसेप्ट जो आप कह रहे हो ना, दोस आर पार्ट्स ऑफ द ऑल। वो पता है कौन से कोर्स में आपको आते हैं, जब आप कोई डीएसए पढ़ रहे हो, या डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, कोई और प्रॉपर एक लैंग्वेज का कोर्स करते हो ना, अगर आप लाइक हम्म। जावा और लाइक C++ ऐसी किसी लैंग्वेज का कोर्स करोगे, तब वो आता है। पर सेल्सफोर्स का जब भी कोर्स करोगे तो उसके अंदर ऊप्स कंसेप्ट्स नहीं आएंगे आपके, क्योंकि वो चीज इतनी यूज नहीं होती ऊप्स कंसेप्ट्स। ऊप्स कंसेप्ट्स में जैसे मैंने जैसे तो उसमें पता क्या क्या होगा आपका ऊप्स कंसेप्ट्स के अंदर। जैसे इधर मैंने इम्प्लीमेंट्स करके क्लास का नाम लिख रहा था, तो उसका मतलब होता है इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं, तो इंटरफेस क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। फिर आगे जाके अगर हम एक्सटेंड्स का लिख रहे हैं तो वो होती है पेरेंट क्लास। ठीक है ना। तो वो पेरेंट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है, एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, इनहेरिटेंस कितने टाइप की होती है। ठीक है, ये सब टॉपिक आते हैं आपके ऊप्स कंसेप्ट के अंदर। फिर पॉलीमॉर्फिज्म आता है आपका, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीजें। पर वो आपका जावा का कोई कोर्स करोगे तो उसमें आएगा आपका जावा का, या C++ का, पाइथन का, ऐसे किसी लैंग्वेज का अगर कोर्स करोगे ना तो उसके अंदर आता है आपका ऐसा ऊप्स कंसेप्ट, और वो नहीं आते आपके। सेल्स फोर्स के कोर्स में कभी कोई भी नहीं कवर करेगा ऊप्स कंसेप्ट आपके।
तभी मैंने कहा सिलेबस में कैसे मेंशन कर दिया मैं देख रहा नहीं था। ओके आई वुड सजेस्ट आप आज का लेक्चर भी होगा अच्छे से गो थ्रू करना, ठीक है ना? और कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और कल हम 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऋतिक। थैंक यू, बाय। Thanks, Ritik. Bye.